नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। 2024 की लड़ाई से पहले महागठबंधन के भीतर घमासान तेज है। गुरुवार को नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर गठबंधन धर्म की चिंता नहीं होने की बात कही, तो शुक्रवार को जेडीयू के बड़े नेता और नीतीश के बेहद करीबी केसी त्यागी ने नीतीश की हां में हां मिलाते हुए कांग्रेस के रवैये पर सवाल खड़ा कर दिया। हालांकि आरजेडी के नेता जेडीयू की बातों से सहमत नहीं दिख रहे हैं। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। एक दिन पहले ही नीतीश कुमार ने कांग्रेस को लेकर ये बयान दिया था। गठबंधन की चिंता कांग्रेस को नहीं है, ऐसी बातें कही थी। पर 24 घंटे बाद जेडीयू के एक और बड़े नेता केसी त्यागी का भी बयान आया, जिससे बीजेपी के खिलाफ बने महागठबंधन की गांठ कमजोर हो सकती है। पहले सुनिए केसी त्यागी क्या कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में। रणनीति में या कार्यरीति में कुछ कुछ बदलाव आया या ठहराव आया, और पिछले कई महीनों से ना कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है। केसी त्यागी को विरोधी गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नहीं होने की चिंता है, तो महागठबंधन की सहयोगी आरजेडी के नेता जेडीयू के स्टैंड से अलग राय रखते हैं। पार्टी सांसद मनोज झा ऐसे बयानों को दुख और चिंता के तौर पर अलग करके समझा रहे हैं, सुन लीजिए। चिंता और दुख दो अलग शब्द हैं। चिंता को दुख मत बनाइए। चिंता सबकी ये है ना कि जो विकल्प हम देश के सामने रखना चाहते हैं उसमें देर ना हो। उन्होंने दोनों चीजें कही। वो चुनाव में व्यस्त है कांग्रेस 5 राज्यों में, लेकिन उनकी जो वो चिंता है ना, वो इंडिया अलायंस को लेकर के उसके बेहतर करने की चिंता है। उस चिंता को दुख में तब्दील ना किया जाए, इतना ही आग्रह करूंगा। आईएनडीआईए गठबंधन और खासकर कांग्रेस पार्टी को लेकर नीतीश ने कहा था, अभी काम ज्यादा नहीं हो रहा है, 5 जगह विधानसभा के चुनाव हैं, कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। बीजेपी के खिलाफ जोर शोर से चुनावी दम भरने का दावा किया जाता है। 24 की लड़ाई में शिकस्त देने की तैयारी की बात होती है, पर यदि गठबंधन के नेता आए दिन ऐसे बयान देते रहे तो लोकसभा के जंग में विरोध की ढाल कैसे मजबूत रह पाएगी, सोच पाना मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कांग्रेस पर मनमानी के आरोपों को जरा समझिएगा। नीतीश कुमार कांग्रेस पर सीधा हमला कर रहे हैं। आईएनडीआईए अलायंस पर फोकस नहीं करने की बात कही, और नीतीश के बाद केसी त्यागी का भी बयान आ गया। त्यागी बैठ के नहीं होने से चिंतित हैं। विधानसभा चुनाव में व्यस्तता की बात हो रही है, बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी की तैयारी हो रही है। नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं और महागठबंधन की 3 बैठकें अब तक हो पाई हैं। तो मुंबई की बैठक के बाद कांग्रेस चुप है, खामोश है। सीट शेयरिंग समन्वय समिति पर बात नहीं हुई और जेडीयू के नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। इधर आरजेडी की ओर से सफाई दी जा रही है कि हाल ही में लालू कांग्रेस के सम्मेलन में गए थे। आरजेडी और कांग्रेस की जो दोस्ती है वो पुरानी है। कांग्रेस को लेकर जेडीयू आरजेडी में एक मत नहीं रहा और इसी को लेकर सियासत तेज है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में रोजगार की बहार का दावा महागठबंधन की सरकार करती है। शिक्षकों को एक साथ 1 लाख से ज्यादा नौकरी देकर बिहार ने रिकॉर्ड बनाया, तो मंच से तेजस्वी के चटपट झट वाले बयान ने सियासत को गरमा दिया। सवाल प्रशांत किशोर पूछ रहे हैं, अगर सरकार का मॉडल चटपट झट वाला है तो लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल में यही फॉर्मूला क्यों लागू नहीं हुआ था? पीके के तेज हमले पर जारी घमासान को समझिए। बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर टीचर बने 1,20,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को गांधी मैदान के मंच से सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और सरकार के मंत्रियों ने ज्वाइनिंग लेटर बांटा। किसी भी एक विभाग में इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति का रिकॉर्ड बनने का दावा भी किया गया, पर उसके बाद डिप्टी सीएम के एक बयान ने सियासत को गरमा दिया। मंच से तेजस्वी ने कहा, बिहार में नौकरी का चटपट झट वाला सिस्टम है, जॉब में अड़ंगा नहीं लगता। चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए,
झट से ज्वाइन कीजिए। मात्र 2 महीना के अंदर जो है ये काम हुआ है। अब नौकरी लग गई है तो बहुत लोगों की शादी नहीं हुई होगी। अब आप लोग चटमंडी पटवियां भी कर लीजिए। तेजस्वी चटपट झट वाली बात नौकरियों में जैसे ही करते हैं, दनादन सवाल तेजस्वी के साथ ही उनके माता पिता यानी लालू राबड़ी के 15 साल वाले शासनकाल को लेकर दागे जाने लगे। प्रशांत किशोर क्या कुछ कहते हैं, सुन लीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे लीडर से इससे ज्यादा आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? उन्होंने भी जीवन में सब कुछ झटपट ही पाया है, समाज के लिए कुछ किया नहीं है, कुछ अपनी योग्यता नहीं दिखाई है। उन्होंने किसी क्षेत्र में अपना पराक्रम, अपना पुरुषार्थ, अपनी योग्यता नहीं दिखाई है। झटपट किसी के लड़के हैं तो कुर्सी पर बैठ गए और झटपट बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं, बिना झटपट बिहार को समझे हुए। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि मेरे भाई 15 साल आपके माँ बाबूजी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तब झटपट आपने बिहार को क्यों नहीं सुधार दिया? बिहार में घूम घूम कर जन सुराज यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर के सवाल पूछते ही मौका विरोधियों को भी लग गया। बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं, लालू राबड़ी के शासनकाल में कितनी नौकरियां झटपट दी गई? श्वेत पत्र जारी कर तेजस्वी बताएं। तो तेजस्वी यादव को पहले ये बताना चाहिए कि उनके माता पिताजी जब 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री थे तो उसमें झटपट कितने नौकरियां दी, ये उनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। तो वहीं फटाफट नौकरी, झटपट बहाली के सवालों का बचाव सरकार में शामिल पार्टियों के नेता कर रहे हैं और निशाना प्रशांत किशोर पर साध रहे हैं। वो लोग तो अपने एजेंडा पे काम करते हैं। राजनीति में कॉर्पोरेट घरानों को घुसाना और पैसे पे बल पे काम करना, ये उनका धंधा है, ये उनका पेशा है। बिहार सरकार रोजगार जैसे मौलिक मुद्दे पे काम कर रही है और वो काम करती रहेगी। देखिए, प्रशांत किशोर कुछ झटपट पाला बदलते रहे, कभी किस पार्टी के लिए काम करते हैं, कभी किसी पार्टी के लिए काम करते हैं। कोई वैचारिक प्रतिबद्धता तो उनकी है नहीं। जो व्यक्ति खुद झटपट तरीके से इधर उधर कर रहा है, उसे इस तरह के बयान देने की क्या जरूरत है? तेजस्वी नाम लिए बगैर मंच से बीजेपी पर प्रहार करते हैं, कहते हैं देश विजन से चलता है, हिंदू मुस्लिम करने से नहीं। पर बीजेपी की ओर से पलटवार ये कहकर किया जा रहा है कि लालू तेजस्वी की पार्टी बिहार की सत्ता का स्वाद MY समीकरण की बदौलत ही चखती रही है। ऐसे में खुद गिरेबां में तेजस्वी झांके और रोजगार को सियासत के लिए मजाक का मुद्दा न बनाए। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नौकरी के झटपट सिस्टम पर सियासत को जरा समझिएगा। तेजस्वी ने शिक्षक बहाली के दौरान बहुत बड़ा बयान दिया। कहा बिहार सरकार चटपट झट नौकरी देती है, रोजगार देने में अड़ंगा नहीं लगाया जाता है। शिक्षकों के बहाने तेजस्वी बीजेपी को संदेश दे रहे हैं। यह बता रहे हैं कि सरकार अपने दावे को पूरा कर रही है, जो हमने कहा वो हम पूरा कर रहे हैं, ये तेजस्वी कह रहे हैं। तेजस्वी के बयान पर प्रशांत किशोर सवाल उठा रहे हैं, लालू राबड़ी के शासनकाल का हवाला दे रहे हैं। 15 साल में बिहार की हालत नहीं सुधरी, इस पर पीके यानी प्रशांत किशोर तंज कस रहे हैं। तेजस्वी को झटपट में सब कुछ मिला, ये भी कह रहे हैं। और तेजस्वी कह रहे हैं प्रशांत के बयान पर विपक्ष सरकार को घेरती जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिक्षक नियुक्ति पर सियासी बयानबाजी जारी है और एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के युवाओं के साथ धोखा हुआ है और ऐसे में नीतीश सरकार को बहाली से जुड़ा एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। उसमें सब कुछ स्पष्ट करना चाहिए, बिहार के कितने युवाओं को नौकरी मिली, बाहर के कितने लोगों को नौकरियां यहां मिली हैं। ईटी के लोग, शिक्षक संघ के लोग, आम लोग ये तो कह रहे हैं कि बिहार के लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम किया है। 30,000-35,000 लोगों को रोजगार दिया, पुरानी शराब नई बोतल हो गया, बाहर के लोगों को दिया। बिहार सरकार को एक व्हाइट पेपर जारी करनी चाहिए कि कितने बाहर के हैं, कितने पुराने टीचर हैं, कौन नए हैं, ये उनको एक व्हाइट पेपर जारी करनी चाहिए, भूल भुलैया नहीं करनी चाहिए।
तो समझिए कि शिक्षक बहाली पर सियासत क्यों हो रही है। बिहार में शिक्षक बहाली पर घमासान मचा है। बहाली प्रक्रिया में धांधली की शिकायत की जा रही है। बीजेपी के जो नेता हैं सरकार पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। बाहरी अभ्यर्थियों को मौका दिया गया ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है सरकार इधर आरोपों का खंडन कर रही है। गिरिराज सिंह बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बहाली के सही आंकड़े जारी करने की गिरिराज सिंह मांग कर रहे हैं और सरकार से श्वेत पत्र लाए जाने की बात कही जा रही है। इधर बिहार के युवाओं के साथ धोखे की बात हो रही है और गिरिराज सिंह के आरोपों ने सियासत को और गर्मा दिया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में हर बात पर सियासत होती है। सरकारी बंगले में दीमक लगा तो बवाल मच गया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकारी बंगले पर दीमक ने ऐसा अटैक किया कि नेताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। टूटे फूटे फर्नीचर, दीवारों के उखड़े हुए प्लास्टर, हालात को नजदीक से देख रहे और दिखा रहे ये है बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। वैसे विजय सिन्हा किसी जगह का मुआयना करने नहीं आए हैं। ये घर तो खुद विजय सिन्हा जी का है, जी जो इन दिनों दीमक से इस कदर परेशान है कि पूछिए मत। महागठबंधन की सरकार बनते ही तब विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी संभालने वाले विजय सिन्हा को फौरन सरकारी बंगला खाली करने का आदेश सरकार ने दिया। आनन फानन में पोलो रोड वाला यही बंगला अलॉट किया गया था, पर कुछ महीनों बाद बंगले की ऐसी तस्वीर दिखने लगी। सरकार के खिलाफ विजय सिन्हा बेहद गुस्से में। ये दीमक वाली सरकार है और ये दीमक जो है हर विभाग में पूरी तरह से लग गई है। ये अंदर से सरकार को इसी तरह से खोखला कर रही है और सरकार को, मुख्यमंत्री जी को हम बार बार चेता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का किस तरह से दीमक लग करके खोखला कर दिया है। ये बिहार को खोखला कर रहा है। आप सत्ता और कुर्सी के लिए आंख मूंद कर मत बैठिए, सच को देखिए। दीमक के बहाने विजय सिन्हा सरकारी सिस्टम में दीमक लगने की बात कहते हैं तो पलटवार सत्ता पक्ष की ओर से फौरन किया गया। पार्टी नेता मंजीत सिंह कहते हैं कि विजय सिन्हा तो खुद दीमक की तरह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी खुद दीमक के रूप में है और भारतीय जनता पार्टी में वह दीमक के रूप में साबित होते जा रहे हैं। उनकी साख लोकप्रियता जिस तरह से गिरते जा रही है, इसलिए वह अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जनता को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, जनता से कोई सरोकार नहीं है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष दीमक से परेशान हैं। सरकारी आवास में भ्रष्टाचार का दीमक लगा है, ये आरोप लगा रहे हैं। मंत्रियों के बंगलों पर लाखों खर्च किए जाने की बातें होती हैं, पर यदि बड़े नेता के सरकारी बंगले पर दीमक का कब्जा हो तो सवाल उठने लाजमी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सरकारी बंगले में भ्रष्टाचार के दीमक को जरा समझिएगा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के आवास में दीमक का आतंक है और दीमक से परेशान विजय सिन्हा का सरकार पर अटैक जारी है। बंगले में भ्रष्टाचार के दीमक की बात कही गई। जानबूझकर ऐसा बंगला अलॉट करने का आरोप विजय सिन्हा ने लगाया। जल्दबाजी में पोलो रोड वाला बंगला अलॉट कर दिया गया, ये कह रहे विजय सिन्हा। सरकारी बंगले में दीमक को भ्रष्टाचार का प्रतीक बता रहे हैं और सरकारी सिस्टम में दीमक लगने का आरोप विजय सिन्हा लगा रहे हैं। तो विजय सिन्हा के आरोपों पर जेडीयू की तरफ से भी पलटवार हो रहा है। विजय सिन्हा खुद दीमक है, ये मंजीत सिंह कहते हैं। दीमक वाले बंगले को लेकर सियासत बेहद गर्म है। आगे बढ़ते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पश्चिम चंपारण में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे राम भद्राचार्य ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरा देश उत्साहित है, सिर्फ सनातन विरोधी लोग दुखी हैं। उसके लिए लगे ही थे और विशेषकर मेरी गवाही ने निर्णय की दिशा बदली थी। हम तो प्रसन्न नहीं है, प्रधानमंत्री को भी आने की उसमें संभावना है। प्रधानमंत्री ने आपसे आशीर्वाद लिया है, कैसे देखते हैं 2024 का आशीर्वाद? जीतेंगे और फिर आएंगे। तो जगत गुरु के पीएम वाली भविष्यवाणी को जरा समझिए। स्वामी राम भद्राचार्य दिनों चंपारण में हैं। स्वामी जी बिहार सरकार पर कटाक्ष कर चुके हैं।
जाति धर्म के नाम पर समाज को बांटने की बात स्वामी जी ने कही। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर भी उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। रामायण पर शिक्षा मंत्री के दिए गए बयान से नाराज भी हैं भद्राचार्य। और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर उन्होंने बयान दिया। सनातन मानने वाले उत्साहित हैं, ऐसा उन्होंने कहा। पीएम मोदी के फिर से विजयी होने की बात उन्होंने कही है। 2024 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने का उन्होंने दावा किया। विकास करने वाले, राम का नाम लेने वालों की जीत की बात वो कह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जहानाबाद सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। मोतियाबिंद मरीज के ऑपरेशन के बाद मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। एक बेड पर 3-3 मरीज लेटाए गए। और बताएंगे सदर अस्पताल में कैंप लगाकर मरीजों का ऑपरेशन किया गया। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजीव रंजन वेमल ने। मोतियाबिंद था तो ऐसे आप लोग लेटी हुई हैं। तकलीफ है, जगह की कमी कोई डॉक्टर आया है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं। ऑपरेशन जिसने किया वो नहीं आया। दूसरा रूम है, दूसरा कक्ष जिसको कहिए, जहां मरीजों को लिटाया गया है। एक एक बेड पर इसी तरह से 2-2, 3-3 मरीज लेटे हुए हैं। इन लोगों में से कुछ से बात करने की कोशिश करते हैं। कोई स्टाफ है क्या यहाँ सदर अस्पताल का? एक आदमी इधर आइए, आइए सामने आइए, सामने आइए। किनका हुआ है आपका ऑपरेशन? शादी का हुआ है। क्या दिक्कत हो रही है? एक बेड पर 2-3 महिला है और महिला की हम गुजारिश करना चाहते हैं कि एक बेड सबको मिलना चाहिए। तो मरीज को मोतियाबिंद या फिर अस्पताल को मोतियाबिंद। जहानाबाद सदर अस्पताल में बदहाली का आलम है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद एक बेड पर 3-3 मरीज, गरीब मरीजों को लिटाया गया और डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है तो जवाब नहीं दे रहे। मरीजों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया गया है। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही और अस्पतालों को दुरुस्त करने का दावा यहां पर फेल होता है। हर बार व्यवस्था सुधारने की बात होती है, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं होती। बढ़ते हैं आगे। भागलपुर में डेंगू का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन मायागंज अस्पताल के फैब्रिकेटेड वार्ड में अब भी डेंगू के 70 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। बीते 24 घंटे में डेंगू के 10 नए मामले सामने आए और डेंगू का प्रकोप कम होने से स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल राहत की सांस ली। और ये बताएं कि जिले में अब तक 1200 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 5 लोग की डेंगू से मौत भी हुई है। भागलपुर में डेंगू का प्रकोप कम होने लगा है, लेकिन मायागंज अस्पताल के फैब्रिकेटेड वार्ड में डेंगू के 70 से ज़्यादा मरीज भर्ती हैं। इस वक्त मैं मायागंज अस्पताल के फैब्रिकेटेड वार्ड में हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो डेंगू के मरीज हैं वो यहां पर भर्ती हैं और उनका जो इलाज है वो किया जा रहा है। लगातार डेंगू की मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे डेंगू का प्रकोप कम होने लगा है, जिससे कि स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। कहाँ से आना हुआ है? सर हम अकबर नगर से आए हैं सर। कौन भर्ती है? हमारे फादर भर्ती है। कब एडमिट करवाए थे? सर इनको एडमिट होने से 2 दिन हो गया सर। कैसी स्थिति है? अभी ठीक है सर, पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर? जी सुधार सर, हो रहा है? हाँ सर सुधार हो रहा है। इलाज कैसे किया जा रहा है? नर्स वगैरह, डॉक्टर वगैरह समय पर? नहीं, इलाज अच्छा हो रहा है सर। इलाज अच्छा हो रहा है? इलाज अच्छा हो रहा है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आमिर है सर। आमिर जी। लगातार जो जिले में डेंगू मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही थी, लेकिन अब जो डेंगू का प्रकोप है भागलपुर में वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बता दें कि जिले में अब तक 1200 से ज़्यादा लोग डेंगू के चपेट में आ गए हैं और वहीं अब तक जिले में 5 लोगों की डेंगू से मौत भी हुई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।